हेलो दोस्तों, आपका अपने टुडे यूनिक मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सोच बदलो जिंदगी बदलो की बुक समरी में हमने पिछले एपिसोड 3 में लेसन नंबर 2 को केवल आधा ही पूरा किया था। वो इसलिए क्योंकि पूरा लेसन कंप्लीट करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिस कारण से आप लोगों को वीडियो देखना बोरिंग भी लग सकता है। इसलिए मैंने सोच बदलो ज़िंदगी बदलो के लेसन नंबर 2 को आधा ही कंप्लीट किया और उस आधे लेसन की ही वीडियो अपलोड कर दी थी। एपिसोड 3 सोच बदलो ज़िंदगी बदलो के लेसन नंबर 2 में हमने हेडिंग निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए रखें का पूरा पैराग्राफ कंप्लीट किया था, जिसकी लास्ट लाइन थी, भावनात्मक तौर पर बेहद नाजुक परिस्थितियों में खुद को अलग रखकर आप और अन्य लोग उससे ज़्यादा कारगर तरीके से निपट सकते हैं। एपिसोड 4 सोच बदलो ज़िंदगी बदलो लेसन नंबर 2 में अन्य लोगों का मत इस हेडिंग से आगे। ओस्पेंस्की के अनुसार नकारात्मक भावनाओं का तीसरा बड़ा कारण है संकुचित सोच। ऐसा तब होता है जब आप अपने प्रति लोगों के व्यवहार को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित होने लगते हैं। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि कोई आपको उतना सम्मान नहीं दे रहा जितना कि आपके हिसाब से उसे आपको देना चाहिए, तो आप अपमान या गुस्से का एहसास कर सकते हैं और जवाबी हमला बोलना चाहते हैं। अगर लोग आपके प्रति व्यवहार रूखा या पूर्वग्रह से ग्रसित हैं, तो आप उनके व्यवहार को अपने व्यक्तित्व और चरित्र पर हमले की तरह लेते हैं। उनके रवैये और व्यवहार का ऐसा आंकलन आपको नाराज या हताश कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह या तो अपनी निजी पहचान और आत्मसम्मान की खातिर करते हैं या फिर दूसरे लोगों या परिस्थितियों के हाथों खत्म होने से बचने के लिए। अगर आपकी निजी अवधारणा उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि यह हो सकती है, तो आप दूसरे लोगों के कार्यों या फिर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर काफ़ी संवेदनशील रहेंगे। आप हर बात को इस तरह अपने पर ले लेंगे मानो उन्होंने जो कुछ किया या कहा है वह जानबूझकर आपको ही निशाना बनाकर किया गया है, जबकि अधिकांश मामलों में बात कुछ और ही होती है। यह हकीकत है कि अधिकांश लोग खुद में या अपनी समस्या में ही उलझे हुए हैं। लगभग 99% वक्त तो लोग अपने बारे में ही सोच में डूबे रहते हैं। अपनी भावनात्मक ऊर्जा का बाकी का 1% वे आपके सहित बाकी दुनिया को देते हैं। ट्रैफिक में आपका रास्ता काटने वाला अपने ही विचारों में उलझा हुआ होता है, वह तो आपके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानता। ऐसे में उसके किसी बेवकूफ़ी भरे काम के लिए आपका नाराज या विचलित होना बेवकूफ़ी ही होगा। हेडिंग अपनी राह खुद तय करें। अनुभव से मैंने एक नियम सीख लिया है, किसी भी काम को करने या न करने से पहले कभी भी यह चिंता न करें कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत तो यह है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। नोट, अनुभव से मैंने एक नियम सीख लिया है, किसी भी काम को करने या न करने से पहले कभी भी यह चिंता न करें कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत तो यह है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। निश्चित ही मैं यहाँ पर आपराधिक या असामाजिक काम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह देखने ही हैरत में डाल देता है कि लोग किस तरह किसी रिश्ते, कारोबार, नई चुनौती, साहसिक अभियान और अन्य बातों को केवल इस डर से स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे ऐसे वैवाहिक रिश्ते को निभाते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते। वे ऐसी नौकरी से जुड़े रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, या फिर वे किसी कारोबार को पेशकश को केवल इसलिए ठुकरा देते हैं कि कोई शायद आपके इस कदम की आलोचना करेगा। सच्चाई यह है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की आपसे ज़्यादा फिक्र किसी को भी नहीं है। यह जानकर ही योजना बनाइए। अब्राहम मास्लो ने लोगों के आत्मनिरीक्षण पर अपने अध्ययन में पाया कि
वो 1 या 2% पुरुष और महिलाएं जो कि पूरी तरह से परिपक्व हैं, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर वयस्क हैं, सभी में एक खास गुण था, वे सभी अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार थे। उनका अपनी कमजोरियों और ताकत के प्रति नज़रिया पूरी तरह से साफ था। उन्होंने न कभी उम्मीद की और न ही ख्याली पुलाव पकाए। वो अपनी काबिलियत से बड़े कोई व्यक्ति हैं। खुद के बारे में यह स्वीकारोचित ही उनकी निजी अवधारणा और आत्मसम्मान का आधार थी। क्योंकि वे जानते थे कि वे कौन थे और कौन नहीं। उन्होंने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि कुछ भी करने के लिए उनको लगातार दूसरों की सहमति दरकार है। उन्होंने दूसरों की सलाह को सुना, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला खुद ही सोच से लिया। दूसरे लोगों की संभावित सहमति या असहमति का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप ही हैं जो अपने बारे में सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं और किसी भी दशा में सबसे ज़्यादा प्रभाव भी आप पर ही पड़ता है। हेडिंग: अन्य लोगों का सम्मान। अंग्रेजी के मशहूर लेखक समरसेट मॉम से जब एक रिपोर्टर ने उनके मुख्य प्रेरणा स्रोत के बारे में जानना चाहता तो उन्होंने जवाब दिया, मैं उन लोगों का सम्मान हासिल करने के लिए लिखता हूं जिनका कि मैं खुद सम्मान करता हूं। सच्चाई यही है कि आप जो कुछ भी करते हैं या जिस किसी भी काम में नाकाम होते हैं, उस पर इसी चिंता का प्रभाव होता है। आप अपने सामाजिक जीवन में कई बातें केवल इसलिए करते हैं ताकि आप उन लोगों का सम्मान हासिल कर सकें जिनका कि आप सम्मान करते हैं, या फिर अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए ऐसा करते हैं। सच तो यह है कि इस बात का निर्धारण कि आपके लिए किन लोगों का सम्मान पाना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात से होता है कि आप अपने बारे में घर और काम पर कैसा महसूस करते हैं। दूसरों से मिलने वाले सम्मान का आपकी अपने प्रति धारणा के साथ सीधा संबंध होता है, क्योंकि यह आपके निजी आदर्श और निज छवि से जुड़ा होता है। बेहद खास किस्म के लोग ऐसे ही पुरुषों या महिलाओं का सम्मान हासिल करने का प्रयास करते हैं जो चरित्र और उपलब्धियों के लिहाज से काफ़ी सशक्त हों। उनका समर्पित प्रयास, भले ही फिर वह अवचेतन दशा में हो, यही होता है कि उनका व्यवहार और जीने का अंदाज वैसा ही हो जैसा कि उनके आदर्श का होता है। ज़िंदगी के दौरान आपके महत्वपूर्ण फैसलों में से एक यह होता है कि आप तय करें कि वे कौन लोग हैं जिनसे सम्मान पाना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं कि वे कौन लोग हैं जिनसे आप सम्मान पाना चाहते हैं, फिर आप अपनी निजी जिंदगी को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि वो आपको निरंतर सम्मान देते रहें, चाहे उनको आपके हर कदम की जानकारी हो या ना हो। हेडिंग: ऊंचे स्तर को स्थापित करें। चार्ल्स एम शेल्डन, क्रिश्चियन लाइब्रेरी 1984 की मशहूर किताब इन हिज स्टेप्स में एक पूरा कस्बा ही किसी भी काम या फैसले से पहले यह सवाल पूछने के लिए सहमत हो जाता है कि इस परिस्थिति में भगवान ईसा मसीह क्या करते हैं, और फिर उसी तर्ज पर व्यवहार करता है। लोगों ने यह महसूस किया कि इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद वे सभी समस्याएं सुलझ गईं जिनको लेकर पहले उनके बीच से मतभेद हो जाया करते थे। नतीजतन पूरा कस्बा ही खुशहाल और संपन्न हो गया। उन्होंने अपने लिए एक आदर्श बनाया और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का पूरा ढांचा तैयार कर लिया। काफ़ी कम संसाधनों से शुरुआत कर कामयाब हुए पुरुषों और महिलाओं को लेकर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जब लोग युवा थे तो लोगों की जीवनियों और आत्मकथाओं में खूब पढ़ा करते थे। मशहूर पुरुषों और महिलाओं के बारे में पढ़ते वक्त उन्होंने खुद को उन्हीं लोगों जैसे गुणों और चरित्र से परिपूर्ण होने की कल्पना की जिनके बारे में वे पढ़ रहे थे। जब वे खुद किशोर बने तो वे गुण और सदाचार उनकी सोच और उनकी पसंद नापसंद जिंदगी में फैसले लेने के तौर तरीके का हिस्सा बन चुके थे। आदर्शों की स्थापना काफ़ी अरसे से व्यक्तित्व और चरित्र के विकास का सशक्त जरिया माना जाता रहा है। युवाओं को स्कूल के आदर्श रहे छात्र छात्राओं के बारे में अध्ययन और उनका अधिक से अधिक अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सेना में
पीढ़ी के सैनिकों और नाविकों की बहादुरी के बारे में किस्सों को पाठ्यक्रम में ही शामिल कर लिया जाता है। ऐसा युवा सैनिकों और नाविकों को विषम परिस्थितियों में उन लोगों जैसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाता है जिन लोगों के आप प्रशंसक होते हैं और जिनकी ओर अपेक्षा से देखते हैं। उनका आपकी सोच और आपके अपने बारे में अवधारणा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और उन फैसलों पर भी जो आप लेते हैं। तो आपके आदर्श कौन हैं? हेडिंग: आदर्शों के चयन में सावधानी बरतें। दूसरों का आपके और आपकी रुचियों के प्रति भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर सोचना और उन्हें लेकर चिंतित होने में कोई भी बुराई नहीं है। जब आप अपने आदर्श का चयन करते हैं, आप अपने भीतर ऐसे दिशा निर्देशों को तैयार कर लेते हैं जो आपको ही आदर्श तरीके से व्यवहार के काबिल बना देते हैं। यह मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती तब होता है जब ऐसे लोगों का मत भी आपको बेवजह चिंतित करने लगता है जिनके सम्मान की आपके लिए कोई भी कीमत नहीं है। अगर आप विध्वंसात्मक आलोचना के साथ बड़े हुए हैं तो आप निश्चित ही ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां आप ऐसे लोगों की सहमति हासिल करने की कोशिश करेंगे या उनकी असहमति से बचने का प्रयास करेंगे जिन लोगों को आप जानते भी नहीं या फिर जिनके बारे में आपको कोई फिक्र भी नहीं। नकारात्मक भावना के इस रूप को टालने का एक उपाय है अपने आदर्श पुरुष या महिला और उन गुणों का चयन कर लीजिए जिनको कि आप अपनाना चाहोगे। इसी पल से जब आपको कोई फैसला करना हो तो अपने किसी आदर्श के बारे में सोचिए और खुद से सवाल कीजिए, उसने इस परिस्थिति में क्या किया होता। जब आप यह सवाल पूछते हैं, आप अपने अवचेतन में एक उच्च शक्ति के साथ संपर्क कायम करते हैं जो आपको मार्गदर्शन और आंतरिक दृष्टि देगी। आपको एक भीतरी सुखद एहसास हो जाएगा कि क्या कहना या करना सही होगा। आप एक सही फैसला लेकर अपने द्वारा तय परिणाम हासिल कर लेंगे। यह तकनीक अनेक कामयाब पुरुषों और महिलाओं द्वारा अपनाई जाती है। इसे आजमाइए और देखिए क्या होता है। हेडिंग: सबसे नकारात्मक प्रभाव। ओस्पेंस्की के अनुसार नकारात्मक भावनाओं के अलावा गुस्से, अफसोस, शत्रुता, ईर्ष्या और हताशा की शुरुआत करने वाली चौथी बड़ी वजह है किसी को दोषी ठहराना। दोषारोपण के ही कारण गुस्से की शुरुआत होती है जो सबसे खराब नकारात्मक भावना है और इस दुनिया में गुस्से से ज़्यादा विनाशकारी कोई ताकत नहीं है। बेकाबू गुस्सा तो स्वास्थ्य, रिश्ते, परिवार, कारोबार और समाज तक को खत्म कर देता है और युद्धों, क्रांतियों व सामाजिक तनाव का भी मुख्य जनक है। गुस्से की प्राथमिक वजह तो बचपन में मिली विध्वंस आलोचना ही है। जब कभी भी किसी व्यक्ति की आलोचना की जाती है तो उसकी प्रक्रिया ऐसी होती है मानो उस पर किसी ने हमला बोल दिया हो। वह बचाव करता है और असंतोष का इजहार कर भी, जो कि किसी भी व्यवहार को बार बार दोहराने से वह आपकी आदत में शुमार हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे आप हर समस्या, नाकामी या हताशा की स्थिति में गुस्से के जरिए ही प्रतिक्रिया देने के आदी हो जाते हैं। अनंत बात एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है कि आप हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर गुस्से में रहने लग जाते हैं। गुस्सा होने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे को ऐसी बात के होने या न होने के लिए दोषी ठहराना पड़ता है जिसे वह पसंद नहीं करता या नहीं मानता। कुछ लोग तो दूसरों को दोषी ठहराने में ही इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनका वास्तविकता से नाता ही टूट जाता है। वे पूरी दुनिया को दोष देने वाले एक ही नज़रिए से देखने लग जाते हैं और साथ होती है संभावनाएं और अपराध बोध। जब कभी भी कोई समस्या होती है, निजी या आम, गुस्से में रहने वाले व्यक्ति अपने आप तय कर लेता है कि किसी को तो इसका दोष दिया ही जाना चाहिए। फिर वह अपना वक्त और भावनाएं कई लोगों पर दोष मढ़ने में ही झोंक देता है। दोषारोपण और गुस्से से यह अलगाव, असंतोष और ईर्ष्या को जन्म देता है। बाद में यह उस व्यक्ति को ही पूरी तरह से ले जाते हैं। हेडिंग: दोषी कोई नहीं है।
यहाँ पर एक सर्वसामान्य उदाहरण पेश है। प्यार करने वाले दो लोग शादी कर लेते हैं। दोनों के ही इरादे नेक थे और भविष्य को लेकर काफ़ी ऊंची अपेक्षाएं भी, वरना वे दोनों एक दूसरे से शादी ही नहीं करते। दुर्भाग्यवश लोग और परिस्थितियां वक्त के साथ बदल जाती हैं। यही दंपति कुछ वक्त के बाद पाते हैं कि वे साथ रहकर अब खुश नहीं हैं और तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन यह तो समस्याओं की शुरुआत भर होती है। वयस्कों की तरह एक दूसरे से सहमति की जगह वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां वे विरोधी स्वभाव के हो गए हैं और वे अब और साथ साथ रहना नहीं चाहते। ऐसे में दोष का निर्धारण जरूरी है। दोनों में से एक तो दोषी होगा। जिसका दोष है उसे सज़ा भी दी जानी चाहिए। अब वकीलों और न्यायाधीशों की भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जासूसों और मुनीमों को काम से लगा दिया जाता है ताकि सामने वाले पर कीचड़ उछाला जा सके। हालात बिगड़ते ही जाते हैं और अनंतः मामला गुस्से, कड़बड़ाहट, आरोप और यहाँ तक कि घृणा के साथ खत्म हो जाता है। जब कोई वैवाहिक संबंध या रिश्ता नहीं निभ पाता तो सबसे बेहतर यही होगा कि इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई के तौर पर स्वीकारा जाना चाहिए। दोनों ही पक्षों के लिए एक समान रियायतें की जानी चाहिए। फिर दोनों को ही अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का हक दे दिया जाना चाहिए। कई दंपति आजकल परंपरागत तलाक की कड़वाहट की बजाय समझौते के इस रास्ते को अपना रहे हैं। परिणाम मामले से जुड़ एक के लिए अच्छे ही होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अधिकांश लोगों को यही लगता है कि वे जो भी कर रहे हैं वह सही है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे को दोषी ठहराकर उस पर गलती स्वीकारने के लिए दबाव डालता है, भावनात्मक और कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। कानूनी लड़ाई का सबसे दुखद पहलू यह है कि आमतौर पर उसी बिंदु पर खत्म होती है जहां से ये शुरू हुई थी और उनसे किसी को भी कोई फायदा नहीं होता। हेडिंग: जिम्मेदारी को स्वीकारें। हर किस्म के गुस्से से निजात पाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है जिम्मेदारी को स्वीकारना। जैसे ही आप किसी घटना की जिम्मेदारी को स्वीकार लेते हैं, गुस्से की हवा निकल जाती है। गुस्से को पनपने के लिए लगने वाली सारी ऊर्जा की आपूर्ति एकाएक बंद हो जाती है। जैसे ही आप कहते हैं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, गुस्से का बवाल शांत हो जाता है। प्रतिस्थापन के नियम और इस हकीकत के कारण कि दिमाग एक वक्त में एक ही बार सोच सकता है, तो आप किसी बात की जिम्मेदारी को स्वीकारने और उसी बात के लिए गुस्से को एक साथ नहीं कर सकते। आपके सारे गुस्से की जड़ दोषारोपण की सोच ही है। जिम्मेदारी को स्वीकार लेने के कारण खत्म हो जाती है। हेडिंग: सकारात्मक बनाम नकारात्मक नज़रिया। अपनी दुनिया की ओर देखने के लिए मूल तौर पर दो नज़रिए हैं। दुनिया को देखने का आपका नज़रिया सकारात्मक और परोपकारी हो सकता है या फिर नकारात्मक और दुर्भावनापूर्ण। जब आप अपने लिए और अपने साथ होने वाली बातों के लिए जिम्मेदार स्वीकारते हैं तो आप सकारात्मक बन जाते हैं और आप दुनिया को परोपकारी नज़रों से देखने लगते हैं। आपका अपने और अपने भीतरी छिपी संभावनाओं के प्रति नज़रिया सकारात्मक हो जाता है और आप एक खुशगवार और ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। इसके ठीक विपरीत, जब आप दुनिया को नकारात्मक और दुर्भावना भरी नज़रों से देखते हैं तो आपको हर तरफ समस्याएं और अन्याय ही दिखाई देगा। आपको केवल शोषण और बुराई ही देख सकेंगे। आप संभावनाओं और उम्मीद की बजाय बाधाएं और बुराई ही देख सकेंगे। सबसे बुरी बात तो यह होगी कि आपका अधिकतम वक्त सारी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों और संस्था को दोष देने में ही बेकार चला जाएगा। हेडिंग: परिणामों में अंतर। उदाहरण के लिए हमारे देश में कुछ लोगों का जीवन स्तर दूसरों से अच्छा है। यह तो मानव इतिहास में सभी समाजों के लिए सच कहा जा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यह अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रतिभा, महत्वाकांक्षाओं और ख्वाहिशों के कारण भी हो सकता है। यह कुछ लोगों द्वारा ज़्यादा मेहनत, बेहतर शुरुआत, जन्मजात विलक्षण प्रतिभा या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे वक्त में सही जगह पर होने के कारण भी हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में जो लोग अच्छी स्थिति में हैं उन्हें किसी भी कारण से लोगों के खराब स्थिति में होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसी तरह स्वास्थ्य लोगों को दूसरे लोगों के अस्वस्थ होने के लिए दोषी नहीं देना चाहिए। नाकाम और अप्रसन्न लोगों के लिए उन लोगों को कतई दोष नहीं देना चाहिए जो कि कामयाब और संतुष्ट हैं। अगर दूसरे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए जो अपने और अपने परिवार को ज़्यादा बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। असफलता का कारण कामयाबी नहीं है,
आपसी संबंधों का परिणाम से कोई लेना देना नहीं होता। दोनों ही स्थितियों के एक साथ होने का यह मतलब तो नहीं कि एक का कारण दूसरी घटना है। इस आम हकीकत को ईमानदारी के साथ स्वीकारा जाए तो राजनीति और दार्शनिक विचारों के स्तर पर कई बहसों और असहमतियों का आसानी से हल निकल जाएगा। हेडिंग: माफ़ करने की ताकत। किसी भी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति गुस्से, असंतोष, भय, शक, शत्रुता, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं इसलिए आती हैं कि हमने ऐसे व्यक्ति को माफ़ करने की ताकत गंवा दी है जिसने हमारी राय में हमें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया है। बचपन में बड़े होने के दौरान हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जब न्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम न्यायपूर्ण के विचार पर अटक जाते हैं। हम जिंदगी में ऐसी हर परिस्थितियों पर विचलित हो जाते हैं जो कि हमारी सोच के मुताबिक न्यायपूर्ण और किसी के लिए न्याय संगत नहीं है, खासतौर पर तब जब बात हमारी ही हो। जब कभी भी हम देखते हैं कि हमारे या किसी अन्य के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, कारण चाहे जो हो, हम इसे अपने आप पर हमले की तरह ले लेते हैं। हमारे कमज़ोर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। हम गुस्से और असंतोष भरी प्रतिक्रिया देते हैं। बेशक होने की प्रतिक्रिया का हमारे लिए यह सामान्य तरीका है। बहरहाल कुछ लोगों की सोच इसी उम्र में अटक कर रह जाती है और इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगर हमें बचपन से अपनी शिकायतों को निपटारे का महत्व नहीं समझाया गया हो तो जब हम वयस्क होंगे हमारे पास न भुला सकने वाले अनुभवों का अंबार होगा। अगर हमने एहतियात नहीं बरती तो हम ऐसे लोगों के प्रति अपने गुस्से के इर्द गिर्द ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे जो हमारी नज़र में किसी बात के लिए दोषी है या हम जिन्हें पसंद नहीं करते। कई मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों का तो पूरा करियर ही लोगों को गुजरे हुए कल की कटु स्मृतियों और वर्तमान के अनुभवों से उबारने और उनका सामना कराने में गुजर जाता है। अगर आपको एक ताकतवर और हमेशा के लिए निश्चिंत कर देने वाला अनुभव चाहिए तो हर उस व्यक्ति को माफ़ कर दें जिसने किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया हो। अपने दिमाग में कैद दूसरे व्यक्ति को माफ़ी के जरिए आज़ाद करके आप खुद आज़ाद हो सकते हैं। यही वजह है कि अधिकांश धर्मों में क्षमा को ही मानसिक शांति और धरती पर स्वर्ग जैसे आनंद की ओर पहला कदम बताया गया है। जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके मन में दुनिया में किसी के लिए भी गुस्सा ना हो। कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से सकारात्मक, आशावादी, उल्लासित ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी आपने प्रति धारणा और उत्साह का स्तर बहुत ऊंचा है और जिसके आत्मविश्वास की कोई भी सीमा नहीं है। एक ऐसे गर्मजोश, दोस्ताना, चाहने लायक इंसान है तो तौर पर अपनी कल्पना कीजिए जो सुकून और आत्मिक शांति से भरपूर हो। यह तभी संभव है जब लोगों को माफ़ करना आपकी आदत बन जाता है। इसके विपरीत किसी को माफ़ करने से इनकार या उसमें नाकामी दरअसल नकारात्मक गुस्से, तनाव, बेचैनी, मानसिक और शारीरिक बीमारियों की जड़ है और सबसे ज़्यादा अप्रसन्नता भी देती है। किसी को माफ़ नहीं करके आप खुद को कैद सा कर लेते हैं। माफ़ी आपको एक आज़ाद कर देती है और हमेशा ही विकल्प आपको ही चुनना होता है। इसका दूसरे व्यक्ति या परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। हेडिंग: ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ लोग दूसरों को केवल इसलिए माफ़ नहीं करते क्योंकि इसे लेकर उनके मन में एक आधारभूत गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि माफ़ करके एक तरह से वे उस व्यक्ति को उस व्यवहार को न चाहकर भी मान्यता दे रहे हैं जो उनकी नाराज़गी का मुख्य कारण था। वे सोचते हैं कि अगर वे उस व्यक्ति को माफ़ कर रहे हैं तो एक तरह से उसे समर्थन ही दे रहे हैं। वे यहाँ तक सोच लेते हैं कि वे अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर उस व्यक्ति को बिना कुछ किए छोड़ रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जेल एक इंसान नहीं बना सकता। कैदी और जेलर दोनों को ही तो जेल में रहना पड़ता है। जब आप एक को कैद से आज़ाद करते हैं तो आप भी तो उससे बाहर आ जाते हैं। आपको
अपने को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर न तो ध्यान देने की ज़रूरत है और न ही उस व्यक्ति को पसंद करने की। आपको तो केवल उसको माफ़ करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी की ओर दोबारा लौट सकें। इस लिहाज से माफ़ कर देना तो एक बहुत ही स्वार्थी काम होगा। इसका दूसरे व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका वास्ता तो आपके अपने मस्तिष्क संतुलन और मन की शांति से है। कॉमेडियन बडी हैकेट ने एक बार कहा था, मैं कभी भी किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखता। जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो उधर वे व्यक्ति ज़िंदगी का आनंद ले रहे होते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति को लेकर नाराज़ होते हैं और जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो एक तरह से अपनी भावनाओं का नियंत्रण उसके हाथों में दे देते हैं। आपका उसको काफ़ी दूरी से भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का मौका देते हैं। किसी को माफ़ नहीं करके आप उसे अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मौका दे देते हैं। ठीक ऐसे मानो वह आपके सामने है और वही घटना दोहराई जा रही हो। हेडिंग: माफ़ करने का रास्ता। किसी को माफ़ करना बहुत आसान है। जब कभी भी आप दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आप प्रत्यय-स्थापन के नियम का पालन करें और कहें, भगवान उसका भला करे, मैं उसे हर बात के लिए माफ़ करता हूं और उसके भले की कामना करता हूं। किसी भी व्यक्ति को दुआ देते या माफ़ करते वक्त उसे लेकर गुस्सा और विचलित होना संभव ही नहीं है। सकारात्मक विचार आपके नकारात्मक विचार को ख़त्म कर देते हैं। आप किसी भी घटना में अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को स्वीकार कर खुद को आज़ाद करने की प्रतिक्रिया को तेज कर सकते हैं। गुस्से और असंतोष को जन्म देने वाली कोई भी नकारात्मक घटना शून्य की स्थिति में नहीं हो सकती। निश्चित है कि आपने भी ऐसा कुछ किया है जिसने मामले को इस स्थिति तक पहुंचाया। इसलिए आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकारने जितनी परिपक्वता तो दिखानी ही पड़ेगी। तब आप कह सकते हैं, मैं जिम्मेदार हूं, मुझे ऐसी स्थिति को या तो आने ही नहीं देना था पर या फिर इतना खींचने नहीं देना था। मैंने जो किया वह नहीं करना चाहिए था। मैं उसे पूरी तरह से माफ़ कर मामले को ख़त्म करता हूँ। शुरुआत में आपके लिए किसी को माफ़ करना मुश्किल हो सकता है। वह शब्द आपके लिए कड़े हो सकते हैं। कई लोगों ने अपने व्यस्त जीवन का पूरा हिस्सा शिकायत करते हुए ही बिताया होता है और उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने अपने माता पिता या अपने नाकाम विवाह की बात करना बंद कर दिया तो उनके पास बताने का या कहने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब आप दूसरों को माफ़ करके जाने देते हैं तो आप ज़्यादा तनाव रहित हैं और प्रसन्न महसूस करते हैं। गुस्से और असंतोष के भाव जैसे ही आपके दिमाग से दूर जाएंगे, वहाँ सकारात्मक विचार घर करने लगेंगे। आपके पास अब ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आप ज़्यादा मजबूर और आत्मविश्वास से भर महसूस करेंगे। आपका पूरा भविष्य दमकते सूरज की तरह आपके आगे बाहें खोल खड़े हो जाएगा। मत सोचिए कि जब आप अपने को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को माफ़ करेंगे तो आपके दोस्त क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। हो सकता है कि वे भी आपकी ओर बीते हुए वक्त की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में शिकायतों से ऊब गए हों। हकीकत में जब आप लोगों को माफ़ करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोग तो आपके पास महज दूसरों के बारे में आपके मुंह से चटपटी बातें सुनने के लिए ही आते थे। ऐसे में लोगों को माफ़ करके ही आप भी ऐसे फालतू लोगों से कटने लगेंगे। हेडिंग: वे लोग जिन्हें आपको हर हाल में माफ़ करना है। अगर आप अपनी सोच और उसके सहारे अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको 4 तरह के लोगों को माफ़ करना ही होगा। सबसे पहले अपने माता पिता को, चाहे वे जीवित हों या मृत। आपको अपने लालन पालन में उनके द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए उनको माफ़ कर देना चाहिए। कम से कम आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने आपको ज़िंदगी दी, वे ही आपको यहाँ लाए। अगर आप जिंदा रहने पर खुश हैं तो आप बाकी की सभी बातों के लिए उनको माफ़ कर सकते हैं। उनके बारे में आज के बाद कभी भी शिकायत मत कीजिएगा। मेरे सेमिनारों में भाग लेने वाले अनेक लोगों ने फ़ोन या मुलाकात के ज़रिए अपने माता पिता को यह बताया कि उन्होंने उन्हें हर बात के लिए माफ़ कर दिया है। कई बार तो इस साहस और चरित्र का परिचय देने वाले इस जरा से काम के कारण कई लोगों के अपने माता पिता के साथ रिश्तों को नयापन मिल गया है।
उस दिन के बाद उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई जो कि बाकी की ज़िंदगी में भी कायम रही। इसके विपरीत अपने माता पिता को माफ़ करने से आप हमेशा बच्चे ही बने रहते हैं। आप बड़ा होने और एक कामयाब वयस्क बनने के अपने ही मौक़ों की राह के रोड़े बन जाते हैं। आप खुद को एक ताड़ित व्यक्ति की तरह ही देखते हैं। इससे भी बुरी बात तो यह है कि आप हीनता और आक्रोश की नकारात्मक भावनाओं को जीवंत रखते हैं। अगर आपके माता पिता उन्हें माफ़ करने से पहले ही मर जाते हैं तो फिर यह एहसास आपको ज़िंदगी भर सताता है। हेडिंग निजी नज़दीकी संबंधी। आपको ऐसे लोगों के दूसरे समूह को भी माफ़ कर देना चाहिए जिनके साथ आपके नज़दीकी रिश्ते कारगर न हो सके हों। विवाह और अंतरंग संबंध कई बार इतने गहरे और आपकी निजी अवधारणा आत्मसम्मान के लिहाज से इतने संवेदनशील होते हैं कि आप कई वर्ष तक उन लोगों से नाराज़ रहते हैं और उनको माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन इसमें भी आप कुछ हद तक जिम्मेदार तो हैं। ऐसे भी आत्मशक्ति और ईमानदारी दिखाकर इतना तो कहिए मैं जिम्मेदार हूँ और फिर उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहिए मैं उसे हर बात के लिए माफ़ करता हूँ और उसकी भलाई की कामना करता हूँ। जितनी भी बार आप इसे दोहराएंगे आपके स्मृति पटल में से उससे जुड़ी तमाम नकारात्मक यादें मिट जाएंगी। कुछ वक्त बाद तो यह हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। हेडिंग एक खत। मेरे कई छात्रों ने यह बात महसूस की कि किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को बुलाने के लिए एक खत की ही काफ़ी है और यह एक ऐसी मजबूत तकनीक है जो आपके तत्काल ही गुस्से और असंतोष की भावना से छुटकारा दिला देती है। इसे करने का यह तरीका आराम से बैठकर दूसरे व्यक्ति को माफ़ कर देने का खत लिखिए। इसके 3 भाग होते हैं। पहले में आप कहते हैं मैं आपको हर उस बात के लिए माफ़ करता हूँ जिसके ज़रिए आपने मुझे आहत किया। दूसरे नंबर पर आप उन बातों का जिक्र करें जिनको लेकर आप अभी भी उस व्यक्ति से नाराज़ हैं। कई लोग तो इस भाग को लिखने में कई पन्ने रंग डालते हैं। तीसरे हिस्से में आप अपने खत को इन शब्दों के साथ ख़त्म कीजिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद आप खत को जाकर पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही खत को आप डिब्बे में डालेंगे आपको बड़ी राहत महसूस होगी और आखिरकार आप आज़ाद हो जाएंगे। वैसे इस बात की फ़िक्र मत कीजिए कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। आपका मकसद तो खुद को आज़ाद करने और मानसिक शांति पाकर आगे की उम्दा ज़िंदगी जीने का है। हेडिंग अपनी स्लेट को साफ कर डालें। इसके बाद तीसरे समूह के तहत आपको बचे हुए उन सभी लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाया है। आपको नुकसान पहुंचाने वाले हर बॉस, कारोबार के पार्टनर, दोस्त, ठग, धोखेबाज को माफ़ कर दीजिए। अपने दिमाग की स्लेट को साफ कर डालिए। उसमें से हर एक के नाम और उसकी छवि को यह कहते हुए मिटा दीजिए मैं उसको हर बात के लिए माफ़ करता हूं और उसके भले की कामना करता हूं। जब कभी भी आपको उस व्यक्ति या परिस्थिति की याद आए तो इसे दोहराइए जब तक कि नकारात्मक भावना पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। हेडिंग अपने आप को आज़ाद कर दें। चौथा और अंतिम व्यक्ति जिसे आपको माफ़ करना है वह आप खुद हैं। आपको हर बेवकूफ़ी भरी, अर्थहीन, चालाकी भरी, बेकार की बिना सोची हुई या दृष्टापूर्ण बात या काम के लिए अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करना होगा। अपने साथ गलतियों के बोझ को लेकर घूमना छोड़ दीजिए। वह सब तो अब गुजर चुका है। अब आप वर्तमान में हैं। इसे इस तरह सोचिए, आपने गुजरे हुए वक्त में वो बातें की जिनके लिए आपको अभी भी अफसोस है तो आप आज की तरह नहीं थे। उस वक्त आप एक दूसरे ही किस्म के व्यक्ति थे, युवा और कम अनुभवी। आप उस वक्त अपने आप को भी ढंग से नहीं जानते थे। आप अनुभव से आज जो बन गए हैं उस वक्त आप इसी का अपरिपक्व रूप थे। अपने आप को बीते हुए कल की उन बातों के लिए कोसना छोड़ें जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। मनोचिकित्सा से
बचपन के किसी हादसे या अनुभव की वजह से किसी व्यक्ति को अपराध बोध और शर्म का एहसास होता है तो वह पल उसके लिए चमत्कारिक होता है। और जब उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं थी, कुछ बार आपने कुछ किया और कुछ मर्तबा आपके साथ कुछ हुआ, तब आप काफ़ी युवा और कम अनुभव वाले थे। आपको यह एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है और परिस्थिति को कैसे बदला जाए। यह आपकी गलती नहीं थी, आपने जो भी बेहतर संभव था किया। आप बिल्कुल सही हैं। अपने आप को माफ़ कर दीजिए और ख़ुद को इस बोझ से मुक्ति दे दीजिए। केवल इतना कहें, मैं अपने आप को हर गलती के लिए माफ़ करता हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जब कभी भी आप इस घटना या परिस्थिति के बारे में सोचें तो आप अपने से दोहराएं, मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ, और फिर अपनी ज़िंदगी की ओर लौट आइए। भूतकाल की बजाय भविष्य पर ध्यान दें। यह देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, न कि यह कि आप कहाँ से आए थे। आखिर में अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम किया और आपको अब भी उसका बुरा लगता है, तो आप उस व्यक्ति के पास जाकर उसे खत लिखकर उससे माफ़ी मांग सकते हैं। उसे बताइए कि आपने जो कहा है या किया उसका आपको अफसोस है। उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक हो या नकारात्मक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल पश्चाताप व्यक्त करने और माफ़ी मांगने से ही आप आज़ाद हो जाएंगे। हेडिंग, एक आखिरी चेतावनी। अधिकांश लोग माफ़ी को लेकर खुले दिल के होते हैं। यह अधिकांश धर्मों में मूल है और इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक में भी पढ़ाया जाता है। अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को माफ़ करने में आपको भी शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है। खतरा यह है कि आप किसी एक बड़े शिकवे को नहीं भुला पाना भी आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह करने की ताकत रखता है। किसी एक व्यक्ति या घटना को माफ़ नहीं करने को लेकर आपका अड़ियल रुख आपकी प्रगति को रोक सकता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है जिन्होंने केवल एक व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से और विद्वेष के कारण अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली है। वे इसे अपने दिलो दिमाग से जाने नहीं देते और इसलिए आज़ाद नहीं हो पाते। अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। आप में इतना साहस है, सजीवन होना चाहिए कि आप किसी को भी बिना किसी अपवाद के माफ़ कर सकें। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे लेकर आपके दिलो दिमाग में गुस्सा हो। आपका दिमाग शांत और साफ होना चाहिए। आपको यह कह पाने में गुस्सा हो, आपको यह कह पाने में सक्षम होना चाहिए, मेरे मन में दुनिया में किसी के लिए भी नकारात्मक या माफ़ नहीं कर पाने का कोई भाव नहीं है। मैं बेझिझक सबको माफ़ करता हूँ। हेडिंग, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। नकारात्मक भावनाओं को हटाने के लिए सबसे पहले आप अपने विचारों और काम पर नियंत्रण करें। अपने आप को इस तरह से अनुशासित करें कि जब कभी भी आपके भीतर कोई नकारात्मक भाव आए तो आप उसे व्यक्त न करें। शुरुआत में आपके लिए किसी हताश या उम्मीद में नाकामी पर नकारात्मक भावना के प्रदर्शन को रोक पाना मुश्किल रहेगा, लेकिन आप इसे अपने आप से या किसी और से कहने से खुद को रोक सकते हैं। आप इसे यह कहकर तत्काल ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि यह कहते हैं कि गुस्से, आहत होने, भय या शंका की नकारात्मक भावनाओं का इजहार अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आप जिस किसी भी बात को दोहराते हैं या जिसके बारे में हर वक्त बात करते हैं, आपके दिमाग में वही घर कर जाता है। जरा सा नकारात्मक अनुभव एक चिंगारी की तरह होता है जिसे उस बारे में लगातार सोचकर या बातें करके बड़ी आग में बदला जा सकता है। इसकी बजाय इसे तो यह कहकर उसी वक्त बुझा देना चाहिए, मैं जिम्मेदार हूँ। फिर उन कारणों की तलाश कीजिए जो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं, आपको वह हमेशा मिल ही जाएंगे। हेडिंग, सच्चे भगवान का आगमन होगा। हेडिंग, सच्चे भगवान का आगमन होगा। एक अंग्रेज कवि ने क्या खूब कहा है, जब झूठे भगवान चले जाते हैं तब सच्चे भगवान का आगमन होता है। जब आप नकारात्मक घटनाओं और उससे उपजने वाली भावनाओं के बारे में सोचना, बोलना और उन्हें दोहराना बंद कर देते हैं तो सकारात्मक सोच का असली भगवान आपके दिलो दिमाग में भर जाएगा। जब आप खुद को नाराज करने वाले विचारों, मतों, पूर्वग्रह और व्यवहार को
चले जाने देते हैं तो आपका ऐसे विचारों और भावनाओं से साक्षात्कार होगा जो आपको और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देंगे। प्रकृति आपके साथ है। प्रकृति चाहती है कि आप प्रसन्न, स्वस्थ, संपन्न और खुशहाल रहें। खुशी, सामंजस्य, प्रेम और इंसान को मिलने वाला सबसे बड़ा आशीर्वाद, मानसिक सुकून भी आपके भाग्य में लिखा है। जिस तरह एक जायरोस्कोप धक्का देने के बाद फिर एक बार संतुलन साधकर सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे ही आप खुद को विचलित कर देने वाली बातों को करना और कहना बंद कर देते हैं, जिंदगी और भावनात्मक स्तर पर आपको मानसिक शांति मिल जाती है। अभी इसी वक्त अपनी नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करने का फैसला कीजिए। इसी पल संकल्प लें कि अब आप अपनी जिंदगी के हर पल में सकारात्मक, आशावादी, प्रसन्नता, उत्साहित व्यक्ति रहेंगे। अपने बारे में और अपने में छिपी संभावनाओं के बारे में अपनी सोच को बदल डालिए और आप अपनी जिंदगी को ही बदल डालेंगे। करके देखिए। पहला, आज ही संकल्प लें कि आप एक बहुत ही खुश इंसान बनेंगे। आप खुद से पूछें, मेरी जिंदगी में क्या है जो मुझे प्रसन्न कर देता है या फिर तनावग्रस्त। आपका जवाब चाहे जो हो, इससे निपटने का फैसला करें और इसे निपटा दें। नंबर 2, अपने बचपन की किसी घटना को याद करें जिसे लेकर आप आज भी नाराज हैं। अब उस घटना को सकारात्मक नजरिए से देखें और उसे एक मूल्यवान अनुभव मानें। नंबर 3, आपकी ज़िंदगी में वो क्या क्षेत्र है जिसे लेकर आप में नाराज़गी या विद्वेष है और जिसके लिए आप आज भी किसी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए दोषी मानते हैं। जो भी है, जिम्मेदार ही स्वीकारें और ज़िंदगी को दोबारा जीना शुरू करें। नंबर 4, आपके भूतकाल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे आपने माफ़ नहीं किया है? वह कौन सा पिछला अनुभव है जो आपको अब भी गुस्सा दिला देता है? यह जो कोई या जो कुछ भी है उसे भुलाकर विस्मृत हो जाने दें। नंबर 5, हर बात को खुद पर हमले की तरह नहीं, आज़ाद आज के बाद जब कभी भी लोग आपको सम्मान नहीं दें तो उसे भुलाकर अपने काम में जुट जाए। नंबर 6, अपने गुजरे वक्त के हर उस व्यक्ति को माफ करने का फैसला लें जिसके बारे में आपके मन में आज भी नकारात्मक भावनाएं हैं। उनको और खुद को, दोनों को ही इस बंधन से आज़ाद कर दें। नंबर 7, अपने आप को हर उस गलती के लिए माफ करें जो कि आपने की है। अगर संभव हो तो दूसरे लोगों के पास जाकर भी माफी मांगी जा सकती है। अपने आप को आजाद कर दें। सोच बदलो, जिंदगी बदलो, बुक समरी का लेसन नंबर 2, अपनी जिंदगी को बदलो, आज समाप्त हो गया है। आपने इससे क्या क्या सीखा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में सोच बदलो जिंदगी बदलो के नए लेसन के साथ। पिछले सभी एपिसोड को बार बार सुने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।